नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म कर्मा ई स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं राकेश कुमावत, सहायक लेखाधिकारी, राजस्थान सरकार, आपके लिए लेकर आया हूं भारत के राष्ट्रपति के संबंध में बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंतर्गत अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनको क्रमबद्ध कैसे याद रख सकते हैं, साथ ही राष्ट्रपति संबंधी जो ट्रिक हैं अनुच्छेदों की वो कैसे याद रख सकते हैं, साथ ही इसका विस्तृत विवेचन आपको देखने को मिलेगा। बिना समय गंवाए सीधा हम हमारी जो पीडीएफ है उस पर चलते हैं, जिसमें राष्ट्रपति के संबंध में काफी विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने अनुच्छेद 52 से लेकर 78 लिखा हुआ है, संविधान का भाग 5। तो संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्रीय कार्यपालिका के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और जो अनुच्छेद 52 है वो बताता है कि देश में राष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा। देश में राष्ट्रपति का एक पद होगा। इसका उल्लेख किसे मिलता है, हमें अनुच्छेद 52 में मिलता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका में किसे किसे शामिल किया गया है। तो देखो, संघ की जो कार्यपालिका, संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका की बात हो रही है। केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद, आपकी मंत्री परिषद होगी, और आपके जो महान्यायवादी हैं उनको केंद्रीय कार्यपालिका में शामिल किया जाता है। जब भी हम कार्यपालिका की बात करेंगे तो समझ लेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, प्रधानमंत्री शामिल है, और प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है वो शामिल है, और देश का महान्यायवादी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय शासन व्यवस्था कैसी है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जो कहाँ से ली, हमने ब्रिटेन से ली है। इसमें क्या होता है, देश का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है, औपचारिक होता है, नाम मात्र का होता है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन का जो राजा है वो कैसा है, औपचारिक है, नाम मात्र का है। वास्तविक कार्य कौन करता है, वहाँ का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। ठीक है, वैसे ही भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। जैसे यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ राष्ट्रपति क्या होता है, प्रमुख होता है। ठीक है, वो उसके नेतृत्व में पूरा शासन चलता है। जबकि भारत में क्या है, राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। ठीक है, उसके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्तियां कौन प्रयोग में लेता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद काम में लेती है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी होने का मतलब है जो मंत्रिपरिषद बनती है वो कहाँ से बनती है, लोकसभा से बनती है। अगर लोकसभा में बहुमत है तो उसी दल की मंत्रिपरिषद बनेगी, उसी दल का क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और उस मंत्रिपरिषद के पास ही क्या होती है, वास्तविक शक्तियां होती हैं। मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसके पास ही वास्तविक शक्तियां होती हैं। जबकि जो राष्ट्रपति है उसके पास शक्ति कैसी है, नाम मात्र की है। नाम मात्र को हम कह सकते हैं औपचारिक। क्या कह सकते हैं, औपचारिक। तो आपसे पूछे देश का देश की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति है। ठीक है, अनौपचारिक प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, वास्तविक प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान वाला, संविधान के अनुसार प्रधान कौन है, सारे काम किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। देश का प्रथम व्यक्ति कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन आपसे पूछे वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में होती है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, आपका राष्ट्रपति कहलाता है। ठीक है, एक संविधान का अनुच्छेद है 79, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत में क्या होगी, एक संसद होगी। भारत में क्या होगी, भारत में एक संसद होगी। और संसद के कितने अंग होंगे, संसद के 3 अंग होंगे। कितने अंग होंगे, संसद के 3 अंग होंगे। 3 अंग में कौन सा है, एक तो आपका होगा राष्ट्रपति, एक तो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। एक क्या होगी आपकी लोकसभा, एक होगी आपकी
लोकसभा और एक होगी आपकी राज्यसभा। तो आपसे पूछे संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के अंग कितने हो गए, 4 अंग हो गए। पहला अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति कैसा अंग है, राष्ट्रपति लोकसभा का, संसद का कैसा है, अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब इसको अलग नहीं कर सकते किससे, संसद से। संसद के माध्यम से जो भी कानून बनेगा देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ऐसे में जब भी कोई कानून बनेगा तो किसके माध्यम से बनेगा, संसद के माध्यम से बनेगा। संसद के माध्यम से कानून बनेगा, वो दोनों सदन कितने संसद के अगर पूछे सदन कितने हैं, तो सदन कितने हैं, सदन हैं आपके 2। इन दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी विधेयक कहाँ पे आएगा, राष्ट्रपति के पास आएगा। राष्ट्रपति जब साइन करेगा तब क्या बनाएगा, वो कानून बनेगा। तो आप ध्यान रखना, विधेयक बार में शब्द आएगा, विधेयक और अधिनियम, ये क्या है, विधेयक और अधिनियम क्या है। विधेयक क्या है, जब भी जैसे मान लो कोई कानून बनाना है, हमें कानून बनाना है कि जो भी आजकल ये दुर्घटना हो रही, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके संबंध में लेकर बीच में भी एक कानून बनाया था, उसको वापस ले लिया गया। उसके संबंध में हमें कानून बनाना है, तो कानून बनाने का, कानून का जो ड्राफ्ट तैयार करेंगे, खाका, ड्राफ्ट यानी खाका, उसका जो खाका तैयार करेंगे, ठीक है, उसके जो कच्चे कागज में उसको उतार कर हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उस ड्राफ्ट को क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। और वो विधेयक कहाँ रखेंगे, लोकसभा में रखेंगे या राज्यसभा में रखेंगे। पहले दोनों सदनों से पास हो जाएगा तो वो विधेयक कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति अगर उस विधेयक पर क्या कर देता है, साइन कर देता है, तो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो कोई विधेयक, अधिनियम कब बनता है, जब राष्ट्रपति के उस पर साइन हो जाते हैं, तब भी जाकर क्या बनता है, वो अधिनियम बनता है, कानून बन पाता है। तो याद रखना, संसद का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है, 79 में है। 79 के अनुसार देश में संसदीय व्यवस्था को संचालन करने के लिए क्या होगी, एक संसद होगी। संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति कैसा है, अभिन्न अंग है। लोकसभा के माध्यम से क्या बनती है, सरकार बनती है। इसके बारे में अपन बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, यहाँ अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। तो सरकार कहाँ से बनती है, जहाँ से प्रत्यक्ष चुनाव होता है वहां से क्या बनती है, सरकार बनती है, ठीक है। इसीलिए जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि सरकार कहाँ बनती है, जहाँ जिस दल का बहुमत कहाँ होगा, लोकसभा में होगा, उसी क्या बनती है, सरकार बनती है। इसलिए जब तक बहुमत है तब तक ही मंत्री परिषद है, तब तक ही प्रधानमंत्री है। इसीलिए मंत्री परिषद लोकसभा की प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति संबंधी जो अनुच्छेद हैं उनकी ट्रिक है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है उनको कैसे क्रमबद्ध याद रखें। कई बार सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो देखो क्या याद करोगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन तरीका 2.62 रिक्त है। राष्ट्रपति का निर्वाचन तरीका 2.62 रिक्त है। तो राष्ट्रपति का, ठीक है, तो राष्ट्रपति का मतलब देश में राष्ट्रपति का क्या होगा, एक पद होगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 52 में है, ठीक है। का मतलब क्या है, राष्ट्रपति का मतलब है कार्यपालिका शक्ति। देश की जो भी कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित है, कार्यपालिका की शक्ति आपके राष्ट्रपति में निहित है। ये आ गया निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव किस में आ जाएगा, आपका 54 में आ जाएगा। चुनाव का तरीका कौन सा है, आपको पता होगा, अप्रत्यक्ष प्रणाली है। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, ठीक है। उस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, तो वो किस में आ जाता है, आपके 55 में आ जाता है। निर्वाचन में क्या है भाई, राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। 15,000 आपको जमानत के रूप में आरबीआई में जमा कराने पड़ेंगे। अगर 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो आपकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। वो सभी निर्वाचन के बारे में बता रखा है। साथ ही निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होंगे, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य, साथ ही विधानसभा के सभी राज्य की, देश में जितनी विधानसभा हैं उनके सदस्य शामिल होंगे। लेकिन कौन से शामिल होंगे, सभी निर्वाचित सदस्य ही केवल शामिल होंगे। मनोनीत सदस्य कोई भी वोटिंग में भागीदारी नहीं लेगा, ठीक है। ये सब किस में है, आपके 54 में है, ठीक है। तरीका किस में आ जाएगा, तरीका वही है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाला तरीका है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो किस में आ जाता है, आपका 55 में आ जाता है।
अगर कोई राष्ट्रपति एक बार चुन लिया तो दूसरी बार चुना जा सकता है क्या? तो भारत में राष्ट्रपति कितनी भी बार चुना जा सकता है, जबकि अमेरिका में कितनी बार है? केवल 2 बार ही चुन सकता है राष्ट्रपति। एक कार्यकाल, 2 कार्यकाल ही पूरे कर सकता है। एक कार्यकाल का अमेरिका में पीरियड होता है 4 साल का, जबकि भारत में कितना होता है? 5 साल होता है। योग का मतलब क्या होता है? योग्यता। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए? तो योग्यता तो आपको ध्यान में होगी, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें क्या हो? योग्यता हो, लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, वो क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। उसकी उम्र कितनी हो? उम्र हो 35 वर्ष। एक ही याद रखना ढंग से, उम्र कितनी हो? उम्र हो उसकी 35 वर्ष। दसम, कुछ दशाएं हैं, कुछ दशाएं जिसमें राष्ट्रपति के काम होंगे, आगे इसके बारे में डिस्कस में करेंगे। स का मतलब क्या है? स का मतलब शपथ। स का मतलब क्या है? शपथ। राष्ट्रपति क्या लेगा? शपथ लेगा। शपथ किसके पास लेगा? राष्ट्रपति शपथ लेता है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राष्ट्रपति को क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। कई बार मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है या वर्तमान में पद पर नहीं है, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा सर्वोच्च न्यायालय का, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाएगा? शपथ दिलाएगा। मैं का मतलब है महाभियोग। मैं का मतलब क्या है? महाभियोग। मैं का मतलब है महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, उसका उल्लेख किसमें है? आपके में है। कितने नंबर पे है? 61 पे। शपथ कितने पे है? 60 पे। और आपकी राष्ट्रपति की पद के संबंध में कुछ दशाएं हैं, ठीक है, उसको क्या विशेष लाभ मिलते हैं, विशेष योग्यताएं, वो सभी किसमें? आपकी दशाओं में आती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वो किसमें? 59 में है। 62 रिक्त है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है, उस समय कौन काम क्या कर सकता है, उसके बारे में उल्लेख इसमें आपके 62 में है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटा खाका है, जिसका संबंध डायरेक्ट किससे है? राष्ट्रपति से है। अब देखते हैं, पहला अनुच्छेद है 52 का है, भारत में राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में क्या है? संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति का चुनाव किस में आएगा? 54 में चुनाव। 54 में देखो, 54 में चुनाव, 54 में चुनाव आ जाएगा आपका, ठीक है। 55 में क्या आ रहा है? तरीका ये तो याद कर लेना आप। 56 क्या है? कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? किस में आएगा? 56 में आएगा। कितना है राष्ट्रपति का कार्यकाल? राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 वर्ष, ठीक है। और जब तक दूसरा आपका उम्मीदवार, दूसरा कार्यकाल वाला उम्मीदवार जब तक पद धारण नहीं करे, तब तक पद पर बना रहता है, ठीक है। दोबारा चुनाव, तो एक बार चुनाव लड़ने के बाद वापिस लड़ सकता है। वापिस कितनी बार लड़ सकता है? कोई लिमिट फिक्स नहीं है संविधान के अनुसार, ठीक है। इसके बाद में आपका है अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता क्या क्या है? वो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं हैं। 60 में क्या है? शपथ। 60 वाला वैसे भी याद रख सकते हो, 60 से क्या निकलता है? 100, और 100 से 60 शपथ, ठीक है। 61 में क्या है? महाभियोग, पद से हटाने की प्रक्रिया किसमें है? इसमें है। 62 में अगर कोई रिक्ति हो जाए, पद क्या हो जाए? खाली हो जाए, उस समय के बारे में बता रखा है। किसमें? 62 में बता रखा है। उसका पूर्ति करने का समय क्या होगा? राष्ट्रपति के मान लो त्याग पत्र दे दिया, राष्ट्रपति पे क्या लग गया? महाभियोग लग गया, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उठा दिया, ठीक है। या राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, तो ऐसे में इस रिक्ति की पूर्ति करने का समय क्या होगा? कि 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, तब तक काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा, क्योंकि राज अंतराल नहीं हो सकता। देश का पहला व्यक्ति हमेशा बना रहेगा जब तक देश है, ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 62। अब बात करते हैं सीधा इन जो अनुच्छेद है इनका खोलकर बात करते हैं। पहला हम बात करते हैं 58 के अनुसार कि राष्ट्रपति कौन कौन बन सकता है, इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इसका उल्लेख इसमें 58 में भारत का नागरिक हो, आपको याद क्या रखना है? 35 वर्ष याद रखनी है। राज्यपाल की भी उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल की भी उम्र यही होगी आपके। राज्यपाल की उम्र भी कितनी होती है? 35 होती है। और उपराष्ट्रपति है, उसकी उम्र भी कितनी होती है? 35 होती है। ये आप याद रखना। राष्ट्रपति के बारे में बता रखा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। यही बात अगर करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या होनी चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, ठीक, ये हो गई इसकी योग्यता। मंत्री परिषद का सदस्य नहीं, सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा, ये तो हर जगह ही काम आता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल, जिसका उल्लेख किसमें है? आपके अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 54 में है। 55 में तो क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होगा वो है। और 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल क्या होगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले समूह को क्या कहा गया है? निर्वाचक मंडल कहा गया है। आप तो इतना सा याद रख लो कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के दोनों सदन हो गए, प्लस जितने भी विधानसभा हैं भारत में, उनके सभी निर्वाचित सदस्य, उनके सभी
निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और वो मिलाकर ही राष्ट्रपति क्या कहलाता है, निर्वाचक मंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो मतलब क्या हो गया, 28 तो राज्य हैं, 28 राज्यों की विधानसभा हो गई, साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, एक दिल्ली और पुदुचेरी, वो कितने हो गए, 30 टोटल। मतलब कितनी विधानसभा हो गई, टोटल हो गई आपके पास 28 + 2 बराबर 30 विधानसभा, 30 विधानसभा। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, चुनाव में भागीदारी लेते हैं। ठीक है, ये आपके पुदुचेरी आ गया और ये आपका क्या आ गया, दिल्ली आ गया। राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई चुनाव लड़ेगा, प्रारंभ में क्या था, राष्ट्रपति पद के लिए खूब लोग चुनाव लड़ने लग गए। ठीक है, क्योंकि उस समय जब मूल संविधान बना था उस समय क्या करा गया था कि बोले एक सदस्य प्रस्ताव, एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक, एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक, मतलब जितने भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है शामिल होंगे। राष्ट्रपति चुनाव कौन लड़ सकता है, जिसके पास एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक हो, वो क्या लड़ सकता है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। मतलब जो आपका निर्वाचक मंडल के जितने भी सदस्य हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जितने सदस्य हैं निर्वाचित, उनमें से एक सदस्य तो क्या कर दे, उसका प्रस्ताव रख दे, और एक क्या कर दे, उसका अनुमोदन कर दे, वो चुनाव कोई भी व्यक्ति फिर लड़ सकता था। तो प्रारंभ में अपने नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए खूब संख्या में लोगों द्वारा चुनाव लड़ा गया। उसके बाद में इस संख्या को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे तो खूब लोग चुनाव लड़ेंगे, इस पद की गरिमा गिरेगी। ठीक है, और चुनाव भी जटिल होता जाएगा। इस कारण बाद में इसमें सुधार करते हुए फिर करा 10 अनुमोदक करा और 10 क्या करा, 10 सदस्य क्या करे, आपके प्रस्ताव करे, जिससे बाद में और संख्या बढ़ती गई। इसको ध्यान में वापस रखा गया और इसको चेंज करके कितना कर दिया, वर्तमान में 50। वर्तमान में 50 आपको प्रस्तावक चाहिए, 50 ही क्या चाहिए, अनुमोदक चाहिए। लेकिन आपसे पूछ ले मूल संविधान में कितने अनुमोदक और कितने ही प्रस्तावक थे। मूल संविधान का मतलब जब संविधान लागू हुआ था उस समय क्या थे, तो उस समय एक प्रस्ताव करने वाला, एक अनुमोदन करने वाला, जितने भी निर्वाचक मंडल में सदस्य हैं, अगर उनमें से एक ने ये कह दिया कि मैं इस व्यक्ति का प्रस्ताव रखता हूं, दूसरे ने कह दिया मैं इसका अनुमोदन करता हूं, तो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता था। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में हम भाग ले सकते हैं क्या, हम चुनाव लड़ सकते हैं क्या, अगर हम उन योग्यताओं को पूरा करते हैं। साथ ही हमारे पास जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनमें 50 सदस्य हमारी तरफ पर हमारा प्रस्ताव करने वाले हों और 50 हमारा क्या करने वाले हो, अनुमोदन करने वाले हों, तो हम चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकते हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, दोबारा चुनाव लड़ सकता है। ये किसमें है, आपके राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, और अगर बात करें यूएसए के बारे में, तो यूएसए में क्या है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 कार्यकाल कर सकता है और वहाँ का एक कार्यकाल कितना होता है, 4 साल का होता है। मतलब एक व्यक्ति 8 वर्ष, एक व्यक्ति 8 वर्ष तक क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, वहाँ संविधान में फिक्स है कि एक व्यक्ति केवल 1-2 कार्यकाल ही पूरे कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन का तरीका क्या होगा, ये किसमें है, आपके अनुच्छेद 55 में है। तरीका क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है, जो क्या है, एकल संक्रमणीय मत पर आधारित है। और चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष। जिस चुनाव में जनता की डायरेक्ट भागीदारी नहीं होती उस चुनाव को क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता की भागीदारी नहीं होती है, आम जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। जनता का डायरेक्ट चुनाव, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। जैसे सरपंच के चुनाव की बात करते हैं, सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति के चुनाव में हम भाग लेने नहीं जाते, इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, जनता की भागीदारी होती है तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता की डायरेक्ट भागीदारी है तो कैसा कहलाएगा, प्रत्यक्ष कहलाएगा। लेकिन जैसे ही राज्यसभा के बारे में बात करेंगे तो वापस अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें नीचे के स्तर पे, आपने कभी उप सरपंच को वोट दिया था क्या, हमने कभी उप सरपंच को वोट नहीं देते। हम हमारे वार्ड प्रतिनिधि को जरूर वोट देते हैं, उप सरपंच को वोट नहीं देते। जो वार्ड पंच होता है वो तो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जीता जाता है, लेकिन उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंचों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो ही तरीका है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, जो कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, उसके माध्यम से होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो उसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा या उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग नहीं करेगा। उसका फैसला कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं,
ठीक है, और सदस्य हैं वो किसके द्वारा नियुक्त हैं, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हैं। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय ही उसका फैसला करेगा। अगर मान लो राष्ट्रपति का निर्वाचन बाद में पता चला कि राष्ट्रपति पद धारण कर लिया, शपथ ले लिया, काम कर रहा है, और बाद में पता चलता है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो गलत तरीके से हुआ था, राष्ट्रपति उस पद के योग्य नहीं था, ऐसे में 2 साल बाद में ये पता चलता है जांच में, तो उसके 2 साल तक अगर राष्ट्रपति ने काम करा तो उसके द्वारा किए गए काम क्या अवैध होंगे, क्या नहीं होंगे, क्योंकि वास्तविक शक्ति उसके पास नहीं है। वास्तविक शक्ति किसके पास है, आपकी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास है, वो तो उनके इशारे पे काम कर रहे थे, ऐसे में उनके द्वारा किए गए काम अवैध नहीं होते हैं। ठीक है, अब बता रखा है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, वो कब तक रहेगा, 5 वर्ष तक कार्यकाल उसका रहेगा। लेकिन वैसे तो क्या नियम है, 5 साल पहले ही चुनाव करवा लिए जाते हैं। ठीक है, नया चुनाव हो जाता है और नया जो भी राष्ट्रपति बन के आएगा वो पद धारण कर लेता है समय के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है, चुनाव समय पर अगर मान लो नहीं हो पाते हैं, ऐसे में क्या राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर देगा। जैसे मान लो 2005 में कोई राष्ट्रपति बना तो 2010 में मान लो उसके हो गया कार्यकाल पूरा, कितने साल का, 5 साल का कार्यकाल उसका पूरा हो गया। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसको जाना पड़ेगा। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो उसे जाना पड़ेगा। 6 मान लो 2006 में बना और 10 में उसका क्या हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल पूरी हो गई, लेकिन चुनाव नहीं हो पाए और 2011 बाद में चुनाव होते हैं। 1 साल तक मान लो चुनाव नहीं हुए, 1 साल तक चुनाव नहीं हुए, तो क्या उपराष्ट्रपति पद धारण कर लेगा, नहीं। जब तक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक पहले वाला ही पद धारण करते पद पे रहेगा, पहले वाला राष्ट्रपति पद पर रहेगा। दूसरा आपका जो उपराष्ट्रपति है वो पद धारण नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति कब पद धारण करता है, जब मृत्यु हो जाए। ठीक है, जब राष्ट्रपति क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो त्याग पत्र दे दे, उस पर महाभियोग लगाकर उसको हटा दें, या कोई असाध्य बीमारी से वो ग्रसित हो जाए और वो काम करने की स्थिति में नहीं हो, तब जाकर ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर सकता है। अन्यथा ऐसी स्थिति आती है कि 5 साल पूरे हो गए तो तब ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति ही काम करेगा, राष्ट्रपति ही काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया राष्ट्रपति का, चुनाव होने में देरी हो रही है, ऐसे में उस पद को अब धारण कौन करेगा, राष्ट्रपति धारण करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे कितनी भी देरी हो जाए, जब तक चुनाव नहीं हो जाते नए, तब तक राष्ट्रपति अगर जिंदा है तो राष्ट्रपति ही पद धारण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएगा। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन है, देश का मुख्य न्यायाधीश है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा। आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वर्तमान जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, उनको शपथ दिलाई जा रही है, किसके द्वारा, CJI द्वारा। ठीक है, अगर मान लो CJI नहीं है, उस समय पद पर नहीं है या कहीं काम से व्यस्त है या बाहर गया हुआ, तब शपथ कौन दिलाएगा, उसी न्यायालय का, उसी मतलब सर्वोच्च न्यायालय का ही वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। नेक्स्ट है, निम्न आधार पर 5 साल पहले भी राष्ट्रपति पद त्याग कर सकता है। क्या त्याग, कौन से कारण है, या तो वो त्याग पत्र दे दे, त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी सूचना किसको पहुंचाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को पहुंचवाएगा। ठीक है, महाभियोग द्वारा हटाना, राष्ट्रपति ने अगर संविधान का अतिक्रमण करा हो, राष्ट्रपति एक ही आधार है राष्ट्रपति को पद से हटाने का, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण करा हो या संविधान का उल्लंघन किया हो, संविधान का पालन नहीं किया हो, उस आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया है, इसकी क्या है, प्रक्रिया है। प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। संविधान, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, 61 में आता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो ये अनुच्छेद आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक ही कारण है, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब जाकर उसको पद से हटाते हैं। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे ही उसने संविधान का उल्लंघन करा, मतलब आपके प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद हैं, उनके कहे अनुसार काम नहीं करता है, तो क्या है, एक तरह से संविधान का उल्लंघन है कि नहीं है। भाई संविधान में कहा है कि आपको शक्ति तो पूरी राष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन कई बार कई राष्ट्रपति क्या है, ऐसे देखते हैं कि हमें शक्ति तो हमें प्राप्त है, इनका कहना माने या नहीं माने हमें क्या फर्क पड़ता है, पूरी शक्ति अनुच्छेद 53 के तहत हमें मिली हुई, लेकिन उसमें एक
परंतु जोड़ा हुआ है, आपको आपका काम प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर करना है। तो ऐसे में जनता द्वारा जो चुनकर आए हुए हैं उनकी ही बात माननी आपको पड़ेगी, क्योंकि जनता का मत क्या है, किसकी तरफ है, जो मंत्री परिषद है और प्रधानमंत्री है उनकी तरफ है। तो जनता की आवाज, जनता का जो मत, जिसको बहुमत प्राप्त है, उसकी बात माननी पड़ेगी। अगर उसकी बात नहीं मानते, इसका मतलब है संविधान का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे मान लिया एक तो सदन हमारे पास लोकसभा, एक क्या है राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी भी सदन के 1/4, जैसे मान लो 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य चाहे लोकसभा पेश करी तो लोकसभा के 1/4 सदस्य, अगर राज्यसभा पेश करी तो राज्यसभा के 1/4 सदस्य लिखित में देंगे कि हम अपने अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा वाले लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, या राज्यसभा को सभापति है उसको लिख कर देंगे कितने सदस्य, 1/4 सदस्य की राष्ट्रपति ने फला फला मामले में संविधान का उल्लंघन करा है। ठीक है, वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को इसकी सूचना देगा और 14 दिन का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा। फिर बाद में क्या होगा, जिस सदन ने, जैसे मान लो ये बात राज्यसभा में रखी गई थी पहले, तो राज्यसभा में इसकी वोटिंग होगी और राज्यसभा में अगर 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से अगर पास हो गया, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया, तो ये मामला कहाँ जाएगा, फिर ये मामला लोकसभा में जाएगा। लोकसभा क्या कराएगी, इसकी जांच, लोकसभा क्या कराएगी, जांच करवाएगी, लोकसभा क्या कराएगी, इसकी जांच कराएगी। और जांच में ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति इस मामले में क्या था, दोषी था। राष्ट्रपति इस मामले में उनकी नज़र में अगर दोषी है, और वो भी मतलब लोकसभा भी 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर देती हैं, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पास कर देती, तो मान लो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या होता है, समाप्त हो जाता है या शून्य हो जाता है। वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद के रूप में काम कर रहा है, उसका वो अपने पद पर अब नहीं रहेगा। एक बार प्रश्न पूछा गया कि महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया, क्या राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाएगा प्रस्ताव, नहीं, राष्ट्रपति अब पद पर ही नहीं रहा, राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, जैसे ही दूसरे सदन ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया तो वो राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, शून्य हो गया है। ठीक है, अब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन से सदन में प्रस्ताव रखा जाता है, तो किसी भी सदन में रख सकते हैं, चाहे पहले लोकसभा में रख दो, चाहे पहले राज्यसभा में रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस भी सदन में रखेंगे उस सदन के 1/4 सदस्य लिख कर देंगे अपने अध्यक्ष या सभापति को। ठीक है, 14 दिन का समय राष्ट्रपति को दिया जाएगा, वो अपने किसको भेज सकता है, अपने प्रतिनिधि को भेज सकता है, या खुद उपस्थित होकर अपनी बारे में बता सकता है, अपनी जो दलील है वो दे सकता है। ठीक है, उसके बाद भी अगर मान लो किसी भी सदन में, जिस सदन ने सबसे पहले पेश किया वहाँ 2/3 बहुमत से पास हो गया, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन ने अगर जांच की और राष्ट्रपति दोषी पाया गया और 2/3 बहुमत से पास कर दिया, तो उसी समय राष्ट्रपति का पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप पढ़ लो हल्का सा, वही सारा मैटर है कि राष्ट्रपति पद पर कैसे हट सकता है। संविधान का अतिक्रमण एक कारण है, संविधान का अतिक्रमण। तो प्रस्ताव कहाँ रखा जाएगा, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, आपको लिखित सूचना देनी पड़ेगी। जिस सदन में रखेंगे उस सदन के 1/4 सदस्य, मतलब 1/4 सदस्य क्या लिख देंगे, साइन करके प्रपोजल अपने अध्यक्ष या सभापति को देंगे। और 2/3 बहुमत से जिस सदन के 1/4 सदस्यों ने लिख के दिया था, उन्होंने अगर पास कर दिया, फिर ये मामला दूसरे सदन में जाएगा। मतलब लोकसभा से पास कर दिया तो राज्यसभा में, और राज्यसभा से पास कर दिया तो लोकसभा में जाएगा। वहाँ आरोप, वो सदन उस आरोपों की जांच करेगा, और वापस जांच करने के बाद 2/3 बहुमत से पास कर देता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसी समय से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होता है, राष्ट्रपति का पद शून्य घोषित हो जाता है, वो किसी काम करने के लायक अब नहीं रहते हैं, उन्हें जो कार्यपालिका शक्ति दी गई थी वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में है यह संसद की कौन सी प्रक्रिया है, यह संसद की, इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग प्रक्रिया कैसी है, प्रश्न पूछा गया, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अब बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाभियोग में जब महाभियोग का जो प्रस्ताव चलेगा, कहाँ पे, लोकसभा और राज्यसभा में जब प्रस्ताव चलेगा, उसमें मतदान में कौन कौन भागीदारी लेगा, उसमें मतदान में कौन कौन भागीदारी लेगा। तो याद रखना,
राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन, जब चुनाव होता है उस समय मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन जब महाभियोग प्रस्ताव सदन में रखा जाएगा तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य क्या लेंगे? भाग लेंगे। अगर आपको पता नहीं है मनोनीत सदस्य क्या होता है तो अभी आगे आएगा। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं, जैसे राज्यसभा में तो कितने 12 और लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, उनका प्रावधान अनुच्छेद 331 में था, उसे वर्तमान में निरस्त कर दिया है। ठीक है, ऐसे में अब लोकसभा से कोई सदस्य मनोनीत नहीं होते हैं, केवल राज्यसभा से 12 सदस्य राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत जो क्या है किसी कला, साहित्य, विज्ञान में उत्कृष्ट कार्य करे होते हैं उनको मनोनीत करते हैं। वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते, उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। नामजद सदस्य कहते हैं। नाम निर्दिष्ट सदस्य भी उन्हें ही कहा जाता है। नाम निर्दिष्ट, नामजद और मनोनीत सदस्य उनको ही कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो भाग नहीं लेते, लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होगी उस समय उनको मत देने का अधिकार दिया गया है। तो मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में, मतदान में। जब महाभियोग की प्रक्रिया सदन में चलती है तो भाग लेते हैं। साथ ही ये तो हो गया आपका एक। दूसरी बात करते हैं, जो विधानसभा है, जो आपकी जितनी विधानसभा हैं उनके सदस्य किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे क्या? विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधानसभा सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, और यहाँ पर ये लेंगे, ये तो लेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। तो ये ध्यान रखना, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं, चाहे मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो। जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनका चुनाव में तो भागीदारी होती है, निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया, उसमें उनकी भूमिका नहीं होती है। ये याद रहना चाहिए आपके। जब से ही राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, चाहे वो मृत्यु से हो, चाहे त्यागपत्र से हो, चाहे महाभियोग से हो, उसके बाद में 6 महीने के अंदर चुनाव होना आवश्यक है। जब भी रिक्ति होगी 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। अनुच्छेद 62 में इसका उल्लेख है। राज अंतराल नहीं हो पाए, कई बार चुनाव समय पर नहीं होते हैं तो राज अंतराल ना हो। ऐसे नहीं हो कि 5 साल हो गए, अब क्या करें, अब कौन काम करेगा, तो राज अंतराल ना हो। तो ऐसी अवधि में राष्ट्रपति तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, दूसरा चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वही राष्ट्रपति काम करता रहेगा। ठीक है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम नहीं करेगा। जो मैंने पहले बताया था वही है। जब तक 3 स्थिति हैं, जब 3-4 स्थिति हैं जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। एक तो त्यागपत्र, एक महाभियोग। अगर राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो या महाभियोग लग गया हो, उसको उठा दिया हो महाभियोग से, या राष्ट्रपति क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, या राष्ट्रपति किसी विदेशी दौरे पे चला गया हो, या उसे गंभीर बीमारी हो गई, असाध्य बीमारी हो गई, वो कुछ समय तक काम करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर सकता है। बाकी अन्यथा राष्ट्रपति ही काम करता रहेगा। ठीक है, चाहे चुनाव लेट हो रहे हैं तब भी राष्ट्रपति ही काम करेगा। एक बार ऐसी स्थिति आ गई कि आपके जाकिर हुसैन जो देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तबला वादक रहे हुए थे, ठीक है, उनका निधन हो गया। उनका निधन होने के बाद जैसे किसी का निधन होगा राष्ट्रपति का, तो जो राजा की देश का प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख पद है, संवैधानिक पद है, वो खाली हो गया। लेकिन हमारे संविधान में उपबंध है कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा, कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे। और राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनकी डेथ हो गई, तीसरे राष्ट्रपति थे देश के। जैसे डेथ हुई तो वीवी गिरी को क्या बनाया? कार्यवाहक। क्या बनाया? कार्यवाहक बना दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया। बाद में जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपनी तरफ से इसी वीवी गिरी को ही क्या बना दिया? राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया। जैसे ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया तो इन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने? अब देश का राष्ट्रपति कौन बने? अब स्थिति खराब हो गई। संविधान में ऐसा उल्लेख नहीं था। फिर बाद में ये प्रोविजन करा गया
कि जैसे ही जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होंगे तब हम किसको बनाएंगे, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो ही राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अगर वो नहीं है तो उसी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। समझ गए होंगे आप। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद ही रिक्त हों, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद धारण कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उसी न्यायालय का मतलब सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय तक जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति कर्तव्यों को क्या करेगा, संपादन करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, राष्ट्रपति के पद के प्रमुख वेतन और भत्ते क्या मिलेंगे। तो राष्ट्रपति को 5,08,000 रुपये मासिक मिलते हैं। उसका जो वेतन होता है वो आयकर मुक्त होता है। आवास फ्री है। रायसीना हिल्स जो आपकी अरावली पहाड़ी है उसकी अंतिम छोर है उत्तर की तरफ से, ठीक है, उस पर बसा हुआ है रायसीना हिल्स। ठीक है, उसमें राष्ट्रपति क्या है, आवास है। जो राष्ट्रपति का आवास कई बार पूछा गया है कि कौन सी पहाड़ी पर है, तो रायसीना, इसे रायसीना की पहाड़ी कहते हैं, जो अरावली का हिस्सा है। किसका है, अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, जो खेड़ बर्मा पालनपुर गुजरात से निकलकर कहाँ तक जाती है, रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है। उस पर आपका क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है। उन्हें कार्यकाल के दौरान उनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कमी नहीं की जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति को और भी कई सुविधाएं प्राप्त हैं। उन्हें अगर मान लो कोई अपराध में उन्हें जेल नहीं भेज सकते, उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर कोई व्यक्तिगत अपराध हुआ है तो 2 महीने पहले उनको नोटिस देकर उन्हें उनकी जांच शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार का उनको जेल में भेजना ऐसा करते नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं। राष्ट्रपति कौन कौन से अधिकार और कर्तव्य हैं, तो नियुक्ति संबंधी अधिकार। आपकी जितनी भी बड़ी नियुक्ति होती हैं, संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं, वो ज़्यादातर कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही होती हैं। देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किसको बनाएगा प्रधानमंत्री, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, बहुमत दल का नेता, और कहेगा कि मेरे दल को या मेरे को बहुमत प्राप्त है, इतने लोग मेरे साथ हैं और मैं इस दल का क्या हूँ, नेता हूँ। तो उस दल के नेता को क्या बनाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा, और प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार उसकी मंत्रिपरिषद बनाई जाती है। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्रिपरिषद का निर्माण ये कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्यों में जितने भी राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। चुनाव आयोग के आयुक्त और मुख्य आपके अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अंतर्राज्य परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, यूपीएससी है उसके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न मुख्य आयुक्त हैं जो कहाँ काम करते हैं, आपके केंद्र शासित प्रदेशों में काम करते हैं, उनकी नियुक्ति, कमिश्नर होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति, भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, विभिन्न प्रकार के आयोग हैं, SC ST OBC उनके आयोगों की नियुक्ति, आयोगों के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो गई। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो गई। भारत के राजदूतों और अन्य राजनयिकों की नियुक्ति, भारत के राजदूत अन्य देशों में काम करते हैं, एम्बेसडर, उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। फॉरेन सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति। ठीक है। इसके बाद में विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्ति क्या कहलाती हैं, विधान बनाने की शक्ति। राष्ट्रपति कैसे विधान बनाने में अपनी भूमिका निभाता है, तो मैंने बताया था कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति के उस पर क्या होंगे, साइन होंगे, तभी वो क्या बनता है, विधेयक बनता है। तो विधायी शक्ति क्या है, कानून बनाने से संबंधित है। तो राष्ट्रपति को संसद का क्या माना गया है, अभिन्न अंग माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 79 से राष्ट्रपति ही संसद का सत्र कब आहूत करना है, आहूत को बोलते हैं बुलाना, संसद का सत्र बुलाना ये किस पर निर्भर करता है, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। सत्र अवसान, सत्र की समाप्ति, ठीक है, अवसान किसको बोलते हैं, समाप्ति को। सत्र आया भाई, जैसे मान लो मानसून सत्र है, बजट सत्र है, शीतकालीन सत्र है, ऐसे सत्र चलते हैं, 4 सत्र होते हैं। ठीक है, उनको बुलाना और उनका अवसान करना ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। संसद पढ़ेंगे आगे अपन, लोकसभा राज्यसभा उसमें और चर्चा करेंगे। ठीक है। लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार, लोकसभा को अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने ये कह दिया कि लोकसभा को अब भंग कर दिया जाए, ठीक है, तो वो लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। ठीक है। जब लोकसभा भंग हो जाती है तब दोबारा चुनाव होते हैं। सत्र का अवसान मतलब एक सत्र खत्म हो गया,
बजट सत्र हुआ था, बजट सत्र पे चर्चा होगी, बजट सत्र खत्म हो गया, ठीक है। अब मानसून सत्र आएगा तो मानसून सत्र पे चर्चा कर लेंगे, ठीक है। ऐसे सत्र चलते रहते हैं, तो एक सत्र को बुलाना और उसके जैसे ही उस पर चर्चा पूरी होगी, उसमें काम पूरे हो गए तो उसको समाप्त करना, ये काम किसका है? राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। और लोकसभा भंग या विघटन, भंग या विघटन, इसमें क्या होती है? लोकसभा भंग हो जाती है, दोबारा चुनाव होते हैं, नए चुनाव होते हैं। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति, जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आएगी तब दोनों सदनों को साथ अभिभाषण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। जैसे ही नया वर्ष आएगा, नए वर्ष के साथ ही जब पहला सत्र शुरू होगा उस समय भी दोनों सदनों को एक साथ अभिभाषण करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र में, ठीक है, दोनों सदनों को मिलाकर क्या देता है? अभिभाषण का मतलब होता है जो देश की वास्तविक कार्यपालिका है उसके द्वारा लिखा हुआ एक भाषण होता है, उसको पढ़कर दोनों सदनों को सुनाता है कि हम अब इस साल में ये काम करेंगे, ये हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, एजेंडा रहेगा। कोई विधेयक कानून कब बनता है? जब दोनों सदनों से पास हो जाए और राष्ट्रपति साइन कर दे तभी क्या बनता है? कानून बनता है। मतलब राष्ट्रपति का अनुमोदन कानून बनने के लिए क्या है? आवश्यक है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक। कुछ ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर ही पेश किए जाते हैं, ठीक है। अगर वो राष्ट्रपति से पहले सहमति लेकर सदन में पेश कर रहे हैं तो राष्ट्रपति उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, राष्ट्रपति को उन पर साइन करने ही होते हैं। राष्ट्रपति के पास 2 अवसर होते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को जब एक अवसर पहले ही मिल गया, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी, उसके बाद ये रखा जाता है। जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं में नामों में परिवर्तन करना है, इसकी सहमति राष्ट्रपति से पहले ले ली जाती है। कोई भी धन विधेयक अगर रखना है, वित्त विधेयक रखना है तो राष्ट्रपति की पहले सहमति लेकर ही रखा जाता है। संचित निधि से व्यय करने, कंसोलिडेट फंड है उससे व्यय करने के विधेयक, ठीक है। तो ये सारे वो विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की सहमति से रखे जाते हैं। इसके बाद में आपको अनुच्छेद 108 की बात करते हैं, संयुक्त बैठक की। अगर दोनों सदनों में मनमुटाव हो जाए, दोनों सदनों में क्या हो जाए? मनमुटाव हो जाए और एक दूसरे के विधेयक पास नहीं कर रही हों, तब संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या बुलाता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक के बारे में हम पूरी चर्चा बाद में करेंगे, जब हम क्या पढ़ेंगे? संसद के सदन पढ़ेंगे, उस समय करेंगे। संसद के सदस्यों का मनोनयन का अधिकार, तो राष्ट्रपति बताया था, राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, जिनमें एक पिता, उसके पिता या माता में एक क्या हो? अंग्रेज हो और एक क्या हो? भारतीय हो, उनसे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? आंग्ल भारतीय कहलाती है। एक अंग्रेज, माता पिता में एक अंग्रेज और एक क्या हो? भारतीय है, वो क्या कहलाती है? आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। तो इनको अगर इनका पर्याप्त संख्या में इनका चयन अगर लोकसभा में नहीं हुआ है तो 2 सदस्य, कितने सदस्य? 2 सदस्यों का चुनाव, कितने सदस्य? 2 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति क्या कर सकता है? कर सकता है, मनोनीत उन्हें कर सकता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद, संविधान संशोधन 104 के तहत इसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है मोदी सरकार द्वारा। ये आंग्ल भारतीयों का मनोनयन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 331 में था, जिसे वर्तमान में अब क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। ऐसे राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा में संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों क्या मनोनीत करता है? नामजद करता है, नाम निर्दिष्ट करता है। ये नाम याद रखना आप, कई बार ये नाम बदल बदल के आते हैं तब आपकी दिक्कत आती है। मनोनीत करना, मनोनयन करना, नामजद करना एक ही बात है। नामजद ये भी एक ही बात है, ठीक है। कितने सदस्यों करता है? 12 सदस्यों करता है, जो क्या है? आपके कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्यों में क्या रखने वाले हों? अनुभव रखने वाले हों। अध्यादेश की बात करते हैं। अध्यादेश क्या होता है? संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख है। अध्यादेश क्या है? अगर संसद, जैसे मान लो बताया था मैंने, संसद का सत्र चलेगा, मान लो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र पूरा हो गया, अब संसद की छुट्टियां आती हैं कि भाई महीने भर तक संसद क्या की जाती है? स्थगित की जाती है। अब संसद का सत्र नहीं चलेगा, 2 महीने बाद में, जब बजट सत्र के बाद में दूसरा सत्र आएगा, मानसून सत्र, तब हम काम करेंगे, ठीक है। तो बीच का 2 माह का पीरियड गैप आ गया, 2 माह का गैप आ गया और उसी दौरान कोई कानून की सख्त आवश्यकता है, कानून की सख्त आवश्यकता है, उस कानून के बिना देश की व्यवस्था नहीं चलने वाली। तो ऐसे में क्या करती है? मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस कानून का खाका तैयार करती है, राष्ट्रपति के उस पर साइन करा देती है। मात्र राष्ट्रपति के साइन कराने से ही वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। उसका उतना ही प्रभाव होता है जब वो क्या है? लोकसभा राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता, राष्ट्रपति उस पर साइन करता, तब जो कानून बनता
वैसा ही कानून अध्यादेश के माध्यम से बनता है, वो उतना ही मजबूत, उतना ही प्रभावी होता है। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, क्योंकि वो दोनों सदनों से पास हुआ नहीं है, केवल राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से ही पास हुआ है। इसलिए जैसे ही संसद की बैठक होगी, जैसे ही संसद की लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होंगी, उसके 6 सप्ताह के अंदर या तो उसको पास कर दे उस कानून को। भाई ये काम किसका है? संसद का मिलाकर काम है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का मिलाकर काम है। दोनों सदन पास कर दे 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे ही बैठक शुरू होगी 6 सप्ताह का समय गिनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये बता रखा है संसद के स्थगन, जब संसद का क्या हो रखा हो, स्थगन हो रखा हो, संसद छुट्टियों पे हो, उस समय कोई कानून की आवश्यकता हो तब की बात है। प्रभाव संसद के अधिनियम के समान, इस अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून बनता है, उसका प्रभाव क्या होता है? संसद के माध्यम से जो अधिनियम बनता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के माध्यम से बनता है, वही प्रभाव इसका रहता है। प्रभावी कब तक रहता है? संसद के सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक। 6 सप्ताह तक। जैसे मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा। लोकसभा की बैठक शुरू हो गई अध्यादेश के बाद में 1 अप्रैल को। कब शुरू हो गई? 1 अप्रैल को। और राज्यसभा की बैठक हुई 15 अप्रैल को। कब हुई? 15 अप्रैल को। तो अब बताओ, इसमें तो ये लिखा हुआ है प्रभावी कब तक? संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह तक। सत्र कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल से मानोगे या 15 अप्रैल से? तो जो सदन लास्ट में शुरू हुआ है तब से गिनती शुरू करेंगे। लास्ट में कौन शुरू हुआ? राज्यसभा। तो राज्यसभा की तारीख 15 है, तो 15 तारीख से लगातार हम 6 सप्ताह का समय गिनेंगे। 6 सप्ताह तक या तो पास हो जाए, नहीं इसको क्या कर दिया जाएगा, अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा। अपने आप ही क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा भी साधारण बहुमत के माध्यम से इसे निरस्त कर सकती हैं। इसकी सीमाएं क्या हैं? राष्ट्रपति के पास राज्य सूची के विषयों पर काम करने की शक्ति नहीं है, तो ऐसे में राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश नहीं ला सकता, क्योंकि राज्य सूची पर काम करने का अधिकार किसको है? राज्य विधानमंडल को है। राज्य सूची पर अध्यादेश लाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है, ठीक है। तो उन पर नहीं ला सकता। साथ ही जब दोनों सदन सत्र में हो, जब दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो, तब राष्ट्रपति ये शक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता। ये तो केवल क्या है, इमरजेंसी शक्ति होती है, इमरजेंसी में काम में ली जाती है। और राष्ट्रपति को अगर ये संतुष्ट हो जाए कि ये मैं कर रहा हूँ क्या है, सही है, राष्ट्रपति को इस चीज़ की क्या हो जाए, संतुष्टि, तब ही राष्ट्रपति ये काम करना होता है, ठीक है। सद्भाव के आधार पर होना चाहिए। सद्भाव, ऐसे नहीं हो कि मतदाताओं के मत के माध्यम से जो संसद बनी है वो खुद का काम न करके राष्ट्रपति के साइन के माध्यम से काम निकाल रही हो। सद्भाव के आधार पर होनी चाहिए। अगर ये आपका अध्यादेश है वो सद्भाव के आधार पर नहीं है, ठीक है, नियमों के खिलाफ बनाया गया है, तो इसकी भी न्यायपालिका क्या कर सकती है? समीक्षा कर सकती है। सैन्य शक्ति, देश के सभी सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो सर्वोच्च सेनापति के रूप में कौन है? राष्ट्रपति है, वो ही इनकी शक्तियों को काम में लेता है। साथ ही जो मार्शल लॉ है, मार्शल लॉ सेना का कानून है, वो कौन लागू करता है? राष्ट्रपति लागू करता है, ठीक है। राजनीतिक शक्ति की बात करते हैं। राजनीतिक शक्ति में यह है कि किसी भी देश से हम समझौता करते हैं, संधि करते हैं, तो उसमें किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के नाम से संधि और समझौते किसी देश से होंगे तो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। विदेशों में भारत के जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हर देश में हर देश, जैसे मान लो अमेरिका है तो अमेरिका में भारत का राजदूत काम करता है। वो भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधी जो भी लेन देन अमेरिका से चलता है वहाँ पे उसके साइन ही राष्ट्रपति के साइन कहलाते हैं, ठीक है। भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति करना और उसका अनुमोदन करने का काम किसके है? पास है, राष्ट्रपति के पास है। क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? क्षमा करता है। किसी मृत्युदंड दे रखा है तो मृत्युदंड को क्या है? साधारण कारावास में बदल सकता है, बिल्कुल समाप्त कर सकता है, उसकी अवधि कम कर सकता है, उसका रूप बदल सकता है। ये सब किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास पावर है। लेकिन संघीय विधि, जो संघीय विधि है, केंद्रीय विधि है, उसके उल्लंघन के ठहराए गए दोषी को ही ये काम कर सकता है। साथ ही राष्ट्रपति जो सैन्य मामलों में भी अगर कोई अपराधी है, मतलब मार्शल एक्ट का कानून का अपराधी भी है, उसको भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है, उसकी सजा को समाप्त कर सकता है, परिविलंबन कर सकता है, कुछ समय के लिए रोक सकता है, परिहार मतलब उसका रूप बदल सकता है, लघुकरण उसका सजा को कम कर सकता है। ये काम किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। इसके बाद में
ये पावर राष्ट्रपति को इसलिए दी गई है कि कई बार न्यायपालिका से गलती हो जाए, किसी को मृत्युदंड दे दे। अब न्यायपालिका अपने निर्णय को वापस नहीं ले पा रही हो तो ऐसे में ऐसी स्थिति नहीं हो। साथ ही किसी को कठोर दंड न्यायपालिका के द्वारा दे दिया गया जबकि उसमें उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी, तो कार्यपालिका अगर वो व्यक्ति क्या करता है, दया याचिका राष्ट्रपति के पास पेश करता है, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका की सिफारिश के अनुसार, समझ गए ना, राष्ट्रपति खुद के मन से कुछ नहीं करेगा, कार्यपालिका की सिफारिश के अनुसार उस दया याचिका को क्या कर सकता है, स्वीकार कर सकता है और उसके सजा को कम कर सकता है, उसका रूप बदल सकता है सजा का। जैसे कठोर कारावास दिया गया है तो साधारण कारावास में बदल सकता है, ठीक है, उस सजा को रोक सकता है कुछ समय के लिए या बिल्कुल माफ कर सकता है। ये सब किस पे निर्भर करता है, राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। राष्ट्रपति को दया याचिका अगर राष्ट्रपति के पास एक बार भेज दी याचिका, मतलब जो अपराधी है जो सजा मिली है वो एक लेटर भेजकर राष्ट्रपति से अपील करता है माफी की। अगर राष्ट्रपति उसे माफ कर दे तो ठीक है, राष्ट्रपति कई बार उसे माफ नहीं करता है तब क्या है, वो दूसरी बार याचिका नहीं करेगा, ठीक है। आपातकालीन शक्तियां, तो देश के आपातकालीन उपबंध किसमें है, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, इसमें क्या है, भय आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह है, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह शामिल है, ठीक है। ये अनुच्छेद किसमें है आपके 352 में, युद्ध, भय आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहले ये आंतरिक अशांति शब्द था, उसे हटाकर क्या कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, 352 में है। 356 में क्या है, संवैधानिक शासन है, अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, सरकार बहुमत की नहीं हो, ठीक है, संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा हो, राज्यपाल ने ऐसी सिफारिश किसको कर दी हो, राष्ट्रपति को कर दी हो, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, राष्ट्रपति का शासन संचालित होता है, इसे संवैधानिक शासन भी कहते हैं। साथ ही अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 365 इसके तहत क्या है, केंद्र के निर्देश की पालना में, केंद्र के निर्देश, ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है, केंद्र के निर्देश की पालना, अगर कोई राज्य केंद्र के निर्देश की पालना नहीं कर पा रहा है तो वहां भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है जब केंद्र के निर्देश की पालना अनुच्छेद 365 के तहत उस राज्य में नहीं हो रही हो, ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 में आता है, ये हम आपातकाल पढ़ेंगे तब पूरी चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर क्या ले सकता है, राय ले सकता है। राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राय ली थी 1992 में बाबरी मस्जिद के बारे में कि यहाँ पहले बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में या नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, राय नहीं दी थी, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति राय मानने, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। तो राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी बाध्य नहीं है, राय मानने के लिए राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है, ठीक है। तो कौन से अनुच्छेद से लेता है राय, अनुच्छेद 143 के तहत क्या लेता है, राय लेता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, जब भी कोई अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा उसके बाद में कहा जाएगा राष्ट्रपति के पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है, राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, साइन कर देता है, तो क्या बन जाएगा, वो विधि बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, विधि बन जाएगी, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करता है तो क्या है, वो विधेयक ऐसे कैसे पड़ा रहता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास अगर कोई विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, राष्ट्रपति क्या उस पर जाते ही साइन कर देगा, तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, कितने होते हैं, 3 विकल्प, 3 1 2 3 111, कितने हो गए, 111 में 3 विकल्प होते हैं, क्या करेगा, या तो वह साइन कर दे, जैसे ही साइन कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, ठीक है, या उसको अपने पास रख ले, कोई निर्णय नहीं करे, न साइन करे और न वापस लौटाए, अपने पास रख ले, एक ये होता है। तीसरा होता है उसमें कुछ संशोधनों के लिए या वापस उस पर ध्यान रखने के लिए, कुछ कमी है उसको सुधार करने के लिए संसद को वापस भेज दे, उसको बोलते हैं वापस लौटाना। तो राष्ट्रपति के पास कितने विकल्प होते हैं, 3 विकल्प होते हैं, या तो अपनी स्वीकृति दे दे, स्वीकृति देगा तो क्या बन जाएगा, वो अधिनियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, विधेयक कानून बन जाएगा। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले, अपने पॉकेट में रख ले, न तो हाँ करे न ना करे, अपने पास ही रख ले, या विधेयक को वह संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा दे कि इसमें ये कमी है, इसको सुधार करके लाओ। लेकिन ऐसे मामले जिसमें पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली गई थी, जैसे राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करना, नए राज्यों का निर्माण करना, संचित निधि से व्यय वाले भी मामले थे, धन विधेयक के मामले थे जिनमें राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली गई, उन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता, उन पर साइन करना विषय होता है, ठीक है। साथ ही जो आपके
संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उनको भी राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता। संविधान संशोधन के विधेयक पर राष्ट्रपति को साइन करने ही होते हैं। यदि विधेयक पुनः प्रस्तुत, अगर ये विधेयक जैसे वापस लौटाया और उस पर राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें ये कमी थी, ये कमी थी, इसे कमी कर कर वापस लाओ, वापस भेजो, तो संसद ने क्या करा, कमी पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे पहले पास किया था वैसे ही पास कर दिया और वापस किसके पास भेज दिया, राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति के पास वापस आ गया। अब राष्ट्रपति को साइन करने ही पड़ेंगे। राष्ट्रपति की बात माने, चाहे वो नहीं माने, उसे अपनी सहमति देनी ही होती है। ये अब तक भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी लिस्ट है। पहले राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम मुस्लिम जाकिर हुसैन, वेंकटगिरी, वीवी गिरी आ गए हमारे, ये वीवी गिरी कार्यवाहक बने और बाद में राष्ट्रपति बने, प्रॉपर वो बात है। नीलम संजीव रेड्डी हैं, ज्ञानी जेल सिंह है, ठीक है, ये रामास्वामी वेंकटरमण हैं, ये शंकर दयाल शर्मा हैं, ठीक है, ये KR नारायण है, APJ अब्दुल कलाम है, प्रतिभा पाटिल है, प्रणब मुखर्जी है और रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार क्या बने थे, राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है, 52 से 62 तक। इसके बाद में डॉक्टर S राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, 1 बार क्या बने, राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी की बात करते हैं। वीवी गिरी के समय दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ी थी। दूसरे चक्कर की मतगणना में कौन जीते थे, वीवी गिरी जीते थे। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में मत कैसे होते हैं, मत का सिस्टम है कि 50% +1 आएंगे वो ही जीतेगा, आधे से एक ज्यादा आएगा वो जीतेगा। पूरा बहुमत चाहिए तब जाकर क्या हो, राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कैसे दिए जाते हैं, हर जो मतदाता है, हर मतदाता है वो सबको वोट देगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे 4 नंबर, 5 नंबर, 5 उम्मीदवार तो 5 नंबर डाल दिए जाएंगे। अब जैसे मैं वोट देने जा रहा हूं तो मैंने पहले जो पहला उम्मीदवार है उसको न देकर मैंने 1 नंबर किसको दे दिया, 2 नंबर वाले को दे दिया, इसको 4 नंबर दे दिया, तो मेरा वोट किसको गया है, 2 नंबर वाले को गया है, ठीक है। ऐसे प्रक्रिया होती है, जटिल प्रक्रिया है, आपके समझ में ऐसे बात ही में नहीं आएगी, ठीक है। वो मतदान की क्या है, प्रक्रिया है। तो मत में जो 50+1 आएगा उसका बहुमत होता है। और राज्यों की बात करें, राज्य की विधानसभा, राज्य में जो विधानसभा होती है ना, उसके सदस्य कितने हैं, सदस्य, जैसे राजस्थान विधानसभा कितने सदस्य हैं, 200, ठीक है। और जनसंख्या, अब बात करते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या कब की, 1971 की, 1971 की जनसंख्या, और कुल सदस्य कितने हैं, 200, ठीक है। तो जनसंख्या में 1971 की जनसंख्या है, इसमें किसका भाग देंगे, 200 का भाग देंगे, ठीक है। जो परिणाम आएगा उसमें वापस 1000 का भाग देंगे। ये एक विधानसभा के प्रत्येक सदस्य की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, एक मत की वैल्यू आ गई कि प्रत्येक सदस्य की मत वैल्यू क्या होगी किसी विधानसभा में। जैसे किसी दूसरी जगह की बात करते हैं यूपी की, तो वहाँ यूपी में जितने सदस्य हैं उनकी भाग देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही मान लो अब गुजरात है तो गुजरात में जितने विधानसभा सदस्य हैं उनका भाग देंगे, उससे एक किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक विधायक के मत के मूल्य की आ जाती है, वैल्यू आ जाती है। ऐसे अगर सांसद के मूल्य की वैल्यू निकालें, किसकी, सांसद के मत के मूल्य की वैल्यू निकालें, तो जितने विधानसभा हैं, कितनी विधानसभा हैं, 300 विधानसभा हैं का कुल मूल्य का क्या हो जाएगा, कुल मूल्य के कुल मतों का जो मूल्य है उसमें सांसदों की संख्या का भाग, सांसदों की जैसे मान लो 543 हैं तो 543 क्या दे दिया, भाग दे दिया, एक सांसद का मूल्य आ जाएगा, एक सांसद का मूल्य आ जाएगा। सर्वाधिक मत मूल्य कहाँ है, सर्वाधिक है यूपी में, सर्वाधिक मतों का मूल्य किसका है, यूपी का, यूपी में मूल्य ज़्यादा है कि वहाँ जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है। और कम कहाँ है, कम है आपके सिक्किम में, कहाँ पे है, सिक्किम में मत मूल्य क्या है, कम है, ठीक है।
तो पहले चक्कर में जब गणना हुई तो 40% मत ही प्राप्त हो पाए वीवी गिरी को, लेकिन दूसरे चक्कर में जब गणना करी तो नीचे वाले को हटा दिए जाते हैं। ये नीचे वाले ना, इनको ये तो नीचे नीचे रह गया, उसको बाहर कर दिया जाता है। तीसरे चक्कर में, दूसरे चक्कर में किसको करेंगे, तीसरे चक्कर में इस 4 वाले को बाहर कर देंगे, तीसरे चक्कर में इसको बाहर कर देंगे। तो ऐसे दूसरा चक्कर हुआ, दूसरे चक्कर में जो लास्ट वाला था उसको उठा दिया और उसके मतों को इनमें जोड़ दिया जाता है। जोड़ने से क्या है, वीवी गिरी जीत गए थे। कौन जीते थे, वीवी गिरी जीते थे। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रपति उम्मीदवार था जिसके समय दूसरे चक्कर की मतगणना करनी पड़ी, कौन थे, वीवी गिरी थे। नीलम संजीव रेड्डी की बात करते हैं, राष्ट्रपति हुए जो चुनाव में पहले हार गए और बाद में निर्विरोध जीते थे। क्या जीते थे, निर्विरोध जीते थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। राष्ट्रपतियों को नाम याद रखने की ट्रिक है, अब तक भारत में जो राष्ट्रपति बने उनको कैसे याद रखोगे, ठीक है। राज से क्या हो गया, राज से राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। धा से राधा कृष्णन, ठीक है। जा से पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर, कौन थे, जाकिर हुसैन। ये आगे आपके वीवी गिरी, कौन आगे, वीवी गिरी आगे। ऐसे देखो, ऐसे क्या है, फखरुद्दीन अहमद अली है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो कौन क्या हो जाएगा, फखरुद्दीन अली आ गया, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी। लैसे ज्ञानी जेल आ रहा ना, ज्ञानी जेल सिंह। वैसे वेंकट रमन। शंकर दयाल शर्मा। के आर नारायण। अब से APJ अब्दुल कलाम। प्रेसे प्रतिभा पाटिल। मुख से मुखर्जी। रासे रामनाथ। मुंह से मुर्मू, ठीक है। ये हो गए अब तक के जो राष्ट्रपति बने उनके सबके नाम हैं। अब इनके बारे में हल्का हल्का अगर कुछ पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, ये सोमनाथ मंदिर था, उसके जीर्णोद्वार में गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी चाह रहे थे कि आप उसमें मत जाओ, आप जाओगे तो मेरी वैल्यू कम होगी, मैं मुख्य भूमिका में रहना चाहता हूँ, लेकिन ये वहाँ पे गए थे, ठीक है। उनके मना करने के बाद भी गए थे, इससे चर्चा रहती है। राधा कृष्णन पहले 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, फिर बाद में क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। ये इनका जन्म आता है 5 सितंबर। कब आता है, 5 सितंबर को इनका जन्मदिन आता है। उसको क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। क्या मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक से कहाँ तक पहुँचे थे, राष्ट्रपति तक पहुँचे थे, शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। जाकिर हुसैन क्या थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। और क्या थे, तबला वादक थे, ठीक है। वीवी गिरी कार्यवाहक, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बाद में, ठीक है। बाद में चुने भी गए थे, पहले कार्यवाहक बने थे क्योंकि पद पे रहते मृत्यु किसकी हुई सबसे पहले, तो जाकिर हुसैन की हुई थी। फखरुद्दीन अहमद अली, ये 5वें राष्ट्रपति थे और मुस्लिम थे, इनकी भी पद पर ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आपातकाल लगाया था इन्होंने शायद 25 जून 1975। एक जगमोहन सिन्हा नाम से जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये इंदिरा गांधी का जो चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय चुनाव लड़ी थी रायबरेली से, इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा था और चुनाव में सरकारी मशीनरी का प्रयोग करा था। सरकारी मशीनरी मतलब सरकारी गाड़ियों का, इनका एविडेंस विपक्षी उम्मीदवार ने कोर्ट में पेश करा। उसमें यह तय हो गया कि इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है वो सरकारी मशीनरी, सरकार की जो गाड़ियां हैं, सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके जीता है। तो इलाहाबाद कोर्ट ने उसका चुनाव निरस्त कर दिया और कहा कि इंदिरा गांधी क्या है,
इंदिरा गांधी ने जो चुनाव लड़ा है वो सरकारी मशीनरी का प्रयोग करके जीता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से उसे उसका सदस्यता समाप्त कर दी। क्या कर दी? सदस्यता समाप्त कर दी। ठीक है, सदस्यता समाप्त करी तो स्थिति खराब हो गई। ये लगभग 12 जून का फैसला था। कब का था? 12 जून का फैसला था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं लेकिन आप मत नहीं दे सकते सदन में। सदन में आप क्या नहीं दे सकते? लोकसभा में आप मत नहीं दे सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री तो कोई भी रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं से क्या लेनी होती है? लोकसभा की क्या नहीं लेनी पड़ती है? सदस्यता लेनी पड़ती है। तो तब आपातकाल के लिए गई इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद के पास। फखरुद्दीन अली अहमद ने आंख मीच कर साइन कर दिए कि मैं आज से आपातकाल लगाता हूं, इसलिए विवादों में रहते हैं हमेशा फखरुद्दीन अहमद अली। ठीक है, संविधान की जो गरिमा थी, राष्ट्रपति पद की गरिमा थी, उसको कमजोर कर दिया था किसने? फखरुद्दीन अली अहमद ने। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में ज्यादा कुछ है नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। आंध्र प्रदेश के क्या रहे हुए हैं? सीएम भी रहे हुए हैं। ज्ञानी जैल सिंह का आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार देखो, जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर में, क्या है? अमृतसर में सिखों का जो स्वर्ण मंदिर है, वहां पर जनरल भिंडारवाला ने अपने समर्थकों के साथ ये खालसा नाम से अलग राज्य की मांग थी। किसकी? सिखों की अलग से मांग थी। सिखों की अलग से मांग थी। किसकी? खालसा प्रांत की अलग से मांग थी। उसकी मांग के लिए इन्होंने अमृतसर पर कब्जा कर लिया और वहां आतंकवादी गतिविधि कर रहे थे। उसको हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार प्रारंभ किया गया। ये ऑपरेशन चला आपके 3 जून से लेके 6 जून 1984 में चला। 1984 में चला। उसमें कई सिख लोग थे वो भी साथ में मारे गए थे, क्योंकि सिखों ने किस पे कब्जा कर लिया था? सिख धर्म के जो लोग थे आतंकवादी गतिविधियों में शरीक हो गए थे जनरल भिंडारवाला के साथ में। उन्होंने किस पे कब्जा कर लिया था? हमारे स्वर्ण मंदिर पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और उसके तहत कई सिख इसमें मारे गए। ठीक है, सेना ने काफी कार्रवाई करी और उसको क्या करा लिया? खाली करा लिया ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत। ठीक है, उससे कौन नाराज हो गए? उस समय के सिख प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह क्या हो गए? नाराज हो गए। ठीक है, तो ये मैटर कई बार आता है कि ज्ञानी जैल सिंह क्यों नाराज हो गए थे तत्कालीन प्रधानमंत्री से। तो इंदिरा गांधी के समय की बात है। बाद में इन्हीं सिख धर्म के 2 सुरक्षा कर्मी थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने ही बेअंत सिंह और सुखवंत सिंह नाम से थे, उन्होंने ही सुरक्षा करते हुए धोखे से किसको मार दिया था? दुर्गा स्वरूप चंडी के रूप में जानी जाने वाली, ठीक है, एक आयरन वुमेन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी 31 अक्टूबर। कब कर दी थी? 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और 3 जून से लेकर 6 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। आर के वेंकटरमन ये बने, बाद में शंकर दयाल शर्मा बने, के आर नारायण पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायण थे। एपीजे अब्दुल कलाम, इनके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, प्रतिभा पाटिल पहली महिला। प्रणब मुखर्जी बने, बाद में रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू हमारे क्या हैं? राष्ट्रपति के रूप में क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। दोस्तों ये था आपके राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत विवेचन, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री श्याम।